हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार के गठन की गहमा गहमी के बीच महाराष्ट्र में भी सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। अजीत पवार कहते हैं असली एनसीपी पार्टी उन्हीं की है, वहीं शरद पवार एनसीपी को अपनी पार्टी बताते हैं और इसी विवाद के चलते दोनों चाचा भतीजे में टकराव चल रहा है। अजित पवार इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते थे कि सभी विधायक पुरानी पार्टी होने के कारण उन्हीं के साथ जाएंगे और उनके चाचा यानी शरद पवार को अपनी पार्टी का नाम बदलना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ने भी ये फैसला अजित पवार के फेवर में दिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ आप सभी को पता है। शरद पवार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। अपनी ही पार्टी को यानी एनसीपी को मिलता जुलता नाम उन्होंने दे दिया। इसका पूरा फ़ायदा शरद पवार को लोकसभा के इलेक्शन में हुआ। उनकी पार्टी अजित पवार पर भारी पड़ गई और महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप मच गया। उधर उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच भी कड़ा मुकाबला रहा, क्योंकि पार्टी में विभाजन के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था और इससे ये भी साबित होना था कि वोटर्स के लिए असली शिवसेना कौन है। शिंदे गुट ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीतने में सफल रही। शिंदे गुट की शिवसेना का स्ट्राइक रेट 50% रहा। उद्धव गुट और शिंदे गुट ने 13 सीटों पर सीधी लड़ाई लड़ी, जिनमें से शिंदे गुट ने 7 और उद्धव गुट ने 6 सीटें जीती। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, जो एक समय पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने महाराष्ट्र में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसकी सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और खुद अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने को तैयार हो गए। कहने का मतलब है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा सियासी घमासान चल रहा है। ऐसे में ज्योतिष क्या कहती है आगे आने वाले समय के लिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की कुंडली में ऐसे क्या योग बने हुए हैं कि वहाँ की राजनीति में हमेशा उथल पुथल बनी रहती है। मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही है, जो सेकंड लॉर्ड है, जिस पर सप्तम भाव से गुरु और शनि की दृष्टि है, जो धनु राशि में है और दोनों ही वक्री हैं। ये जुपिटर हंस योग भी बना रहा है, लेकिन वक्री होकर ये पीछे भी जा रहा है, जो अपने पूर्ण फल देने से पीछे हट रहा है। वहीं शनि भी वक्री होकर पीछे जा रहा है, जो अष्टमेश है। जुपिटर से ज़्यादा यहाँ शनि पावरफुल है, जो अष्टम और षष्ठ भाव के फल देने वाला है। और हम जानते हैं कि ये दोनों ही भाव त्रिक भाव माने जाते हैं, जो परेशानी देने वाले होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये भाव नुकसान करते हों या परेशानी देते हों। कभी कभी ये भाव बहुत अच्छे फल भी देते हैं, लेकिन यहाँ हम राजनीति की बात कर रहे हैं, जहाँ शनि का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और दोनों भाव का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। 4th हाउस में कन्या राशि का राहु है, जो महाराष्ट्र में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशानी बनी ही रहती है। पॉलिटिक्स में वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हमेशा सुर्खियों में ही रहती है या किसी न किसी विवाद में फंसी ही रहती है। अभी इस समय शुक्र की दशा है, शुक्र की ही अंतर्दशा है और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा है, यानी शुक्र की दशा अभी शुरू ही हुई है। यहाँ आप देखें शुक्र पंचमेश और द्वादशेश होकर 11वें भाव में है, केतु के नक्षत्र में, जो लग्नेश बुध की डिग्री के बहुत क्लोज है। अक्टूबर 2024 से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जो भी गलत एक्टिविटी पिछले कई वर्षों से वहाँ पर हुई है, उसका हिसाब अब उनको करने वाले लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि आप देखिए, इसका नक्षत्र लॉर्ड केतु दशम भाव में है, मीन राशि में, जो नवांश में 4th हाउस में चला गया जुपिटर के साथ, और स्वय राशि शुक्र पर शनि का पूर्ण एस्पेक्ट है अष्टम भाव से। बहुत जल्दी हम सभी को महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी कुछ कार्यवाही होती भी नजर आएगी। अजीत पवार के हॉरोस्कोप की बात करें तो तुला लग्न का इनका चार्ट है और लग्न में ही फंक्शनल मैलेफिक जुपिटर है। लग्न और जुपिटर दोनों ही जुपिटर के नक्षत्र में हैं। इनका 9th लॉर्ड मरकरी 11th लॉर्ड सूर्य के साथ दशम भाव में राजयोग बना रहा है।
लग्नेश शुक्र और धनेश मंगल का कंजंक्शन है 11th हाउस में, जिसे हाउस ऑफ गेन एंड डिज़ायर कहते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 5th हाउस में है कुंभ राशि में, जो केमद्रुम योग में भी है, जिस पर वक्री शनि का एस्पेक्ट है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, साथ ही मंगल और शुक्र का एस्पेक्ट भी है। देखने में तो ये चंद्रमा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन इस पर 4 ग्रहों का एस्पेक्ट है। ऐसा चंद्रमा राजयोग कारक बन जाता है। 5th हाउस में चंद्रमा है और अपने ही डिस्पोजिटर शनि का प्रभाव यहाँ पर है, जो इनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत अच्छा राजयोग है। नवांश में 5th हाउस में सूर्य और शुक्र है और 11th हाउस से बुध का एस्पेक्ट है, 3rd हाउस से शनि का एस्पेक्ट है। मरकरी में शुक्र की दशा में ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी पार्टी में डिप्टी सीएम बने। फिर मरकरी में सूर्य की दशा भी इनके लिए अच्छी रही। इसके बाद मरकरी में मून का पीरियड यानी 2020 से 2022 तक का जो समय था, इस समय इन्होंने अपनी पोजीशन और इनकी जो भी पावर थी वो ख़त्म हो गई। मरकरी और मून की पोजीशन अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे से षडाष्टक हैं, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता। अभी इनकी मरकरी में राहु का पीरियड चल रहा है, जो 2025 तक रहने वाला है। अभी इनका राजनीतिक कैरियर उथल पुथल वाली स्थिति में रहने वाला है। वहीं अगर शरद पवार की बात करें, जो राजनीति में एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, किस बात को किस तरह से पेश करना है इन्हें बहुत अच्छे से आता है। इनके चार्ट में वृश्चिक लग्न है और लग्नेश मंगल 12th हाउस में है, 12th लॉर्ड शुक्र के साथ, जिसके आगे पीछे पाप ग्रह हैं, यानी लग्नेश और द्वादशेश शुक्र दोनों पाप कर्त्री में हैं। इनके चेहरे पर माउथ कैंसर का इम्पैक्ट हम सभी को दिखाई देता है। शनि इनका फंक्शनल मैलेफिक है, जो 6th हाउस में अपनी नीच राशि में है, जो 5th लॉर्ड जुपिटर और 9th लॉर्ड चंद्रमा के साथ बैठा है। यहाँ शनि का नीच भंग मंगल और शुक्र दोनों के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा शनि 5th और 9th लॉर्ड के साथ बैठकर राजयोग भी बना रहे हैं। 6th हाउस में शनि चंद्रमा के साथ बैठकर पब्लिक में शरद पवार ने जो अपनी जगह बना ली है, लेकिन इस योग ने उनको बीमारी भी दे दी। शनि का पीरियड इनके कैरियर के लिए बहुत मेजर रहा, जो 2000 से लेकर 2019 तक रहा। लेकिन इनकी लाइफ का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था, वो था 2013 से लेकर 2016 का पीरियड। अगर आप देखें उस समय शनि में शायद राहु का पीरियड था। राहु इनका 11th हाउस में है, जो नवांश में 5th हाउस में है। राहु इनको कुछ दे ही रहा था, लेकिन शनि 6th हाउस में है और नवांश में 8th हाउस में है, जो कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत मुश्किल भरा समय था। अभी इनकी बुध में शुक्र की दशा है। हालांकि शुक्र 12th हाउस में है, लेकिन अपनी ही राशि में है, जो नवांश में भी स्वराशि होकर 5th हाउस में है, और बुध लग्न में है और नवांश में दशम भाव में है। और दोनों ही चार्ट में बुध पर मंगल और शुक्र का प्रभाव है। इस समय इनके पॉलिटिकल कैरियर में इनके अपने ही इनसे बगावत करेंगे और 2025 तक का इनका जो समय है वो बेहतर है, लेकिन इसके बाद इनके लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। शरद पवार जी के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बहुत पहले दिया हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं। वहीं अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे उस तरीके से नहीं संभाल पाए जैसा कि बाला साहब ने संभाला था। हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले बाला साहब ने बहुत काम किया है, ताकि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की याद सभी को हमेशा बनी रहे, जिनके कारण मुग़ल कभी भी वहाँ पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए। और इसीलिए बाला साहब कभी नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे राजनीति में आए, लेकिन उनके राजयोग फले और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए महाराष्ट्र में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई है हम सभी जानते हैं। चाहे पालघर के साधुओं की हत्या का मामला हो, चाहे 100 करोड़ की वसूली का मामला हो,
सुशांत सिंह की मृत्यु का मामला हो, तरह तरह की तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं उस समय हुई थी। तो क्या संभावना बनती हुई नज़र आती है कि उद्धव ठाकरे दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएं। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की पार्टी ज्वाइन कर ली और शिंदे गुट से वो अलग हो चुके हैं। ऐसे में अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव परिणाम के बाद एनडीए में शामिल होना चाहते हैं ताकि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकें। खैर, ये सब राजनीति की बातें हैं जो समय आने पर पता चलती है। उनकी कुंडली से हम ये जानते हैं कि उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या लेकर आने वाला है। इनकी चार्ट में लग्नेश बुध जो 10th हाउस में खुद की ही मिथुन राशि में है, वक्री होकर बहुत ही स्ट्रांग रूप से ये बुध अप्रत्याशित रिजल्ट देने में सक्षम है। और ये बुध 4th लॉर्ड जुपिटर के पुनर्वसु नक्षत्र में है। इसका अर्थ है उद्धव ठाकरे के मन में कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति के शिखर पर पहुंचने का सपना है, यानी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सपना, क्योंकि इनका 4th हाउस 2 स्ट्रॉन्ग और 2 स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ में है, यानी शनि और जुपिटर के साथ, जिस पर वक्री बुध दशम भाव से अपना आस्पेक्ट दे रहे हैं। ये बुध इनका नवांश में वर्गोत्तम होकर 5th हाउस में है, यानी कि सत्ता के घर में, जिससे 11th हाउस में जुपिटर और केतु हैं और 5th हाउस में शनि है उच्च राशि में, यानी कि तुला राशि में। ये उनकी कुंडली का बहुत स्ट्रांग राजयोग है, जिसके चलते जुपिटर की महादशा में मंगल के अंतरदशा में यानी 2019 में इन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। अभी इनकी इसी जुपिटर की महादशा है जो प्रॉमिस दे रही है। इनको लगता है शायद ये दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अंतरदशा चंद्रमा की है जो 12th हाउस में राहु के साथ कमज़ोर अवस्था में है, जिस पर 3rd और 8th लॉर्ड मंगल का एस्पेक्ट है। अब यहाँ एक सवाल माइंड में आता है कि दोबारा से सत्ता पाने के लिए इनको किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मंगल 3rd लॉर्ड है और 3rd हाउस गठबंधन सहयोगियों का हाउस होता है और साथ ही 11th हाउस भी गठबंधन पार्टनर का हाउस होता है और 7th हाउस अपोजिशन पार्टी का हाउस होता है। ऐसे में ये कंफ्यूज होंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करने से इनको फ़ायदा होगा। अभी इनकी 11th लॉर्ड मून की अंतरदशा है जो राहु के साथ है और 11th हाउस के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता में एक पद पर बार बार आने के लिए देखा जाता है। अभी उनकी कोशिश होगी कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ जाएं जो इनको सपोर्ट कर सकें दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के लिए। 3rd हाउस इनसे कमज़ोर पार्टी को शो करता है, जबकि 11th हाउस इनसे स्ट्रॉन्ग पार्टी को शो करता है। चंद्रमा की अभी अंतरदशा है तो बार बार इनका मन करता होगा कि ये एनडीए में शामिल हो जाए, क्योंकि शिंदे और फडणवीस भी हिंदुत्व की पार्टी में है, यानी बीजेपी और शिवसेना। जुलाई 2024 से लेकर 2025 अप्रैल तक इनकी जुपिटर में चंद्रमा में बुध की दशा होगी। ऐसे में अगर ये एनडीए ज्वाइन करते हैं इस समय पर तो इनके लिए बेहतर परिणाम हो सकते हैं। इसी बीच बार बार ये खबर भी सामने आएगी कि इन पर पुराने केस खुल सकते हैं, जिसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भोगना पड़ सकता है। जैसे अभी जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया, क्योंकि अभी शनि इनके 6th हाउस में केतु के ऊपर गोचर कर रहे हैं और नवंबर 2024 में इसी शनि की प्रत्यंतर दशा भी आने वाली है, जो इनके लिए बहुत बड़ी सज़ा मिलने का समय भी हो सकता है। इनकी जैमिनी चर दशा भी वर्गों में स्कॉर्पियो की होगी, जो जनवरी 2025 तक रहेगी। तो ये समय इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इस समय जो इनकी दशा चल रही है जुपिटर की, जो इनका 7th लॉर्ड भी है, यानी इनके अपोजिशन में अभी बीजेपी या एनडीए की ही पार्टी है, जो बाला साहब ठाकरे के समय शिवसेना के साथ अलायंस में थी। अगर ये वापस इनसे अलायंस करते हैं तो इनके 4th हाउस बेहतर परिणाम इनको दे सकते हैं, क्योंकि ये ही शिवसेना का उद्देश्य था। अभी अप्रैल 2025 में जब शनिदेव मीन राशि में इनके 7th हाउस में आएंगे, तब इनको शिवसेना का उद्देश्य जरूर याद आएगा, जो इनके पिता का सपना था। वरना शनिदेव 7th भाव में दिग्बली होकर सजा देने में भी पीछे नहीं हटेंगे।
अब देखना होगा ये क्या डिसीज़न लेते हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम अपनी एनालिसिस से जो देखते हैं वही बताते हैं, लेकिन राजनीति इससे हटकर कुछ भी कर सकती है। इन सभी चार्ट को देखने के बाद एक ही बात सामने आई है कि आने वाले 6 से लेकर 10 महीने यानी 2024 से लेकर 2025 तक महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो समय रहते संभल सकता है वो बच जाएगा, और जो नहीं संभला उसे शनिदेव के प्रकोप से बचना मुश्किल होगा। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और ज्योतिष की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।